हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में जो आपका पेपर है एंशिएंट सोसाइटी, उसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसके साथ ये भी देखने वाले हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन जो है मोस्ट प्रोबेबल है जो कि आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। एंड जो इसमें आपको आंसर कैसे लिखना होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आता है कि आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या क्या चीज़ें लिखनी है। ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगी। और क्योंकि आप टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, बट अगर टाइम लिमिटेड है तो इस टाइम पे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊँगी। सो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपका कंटेंट है। एंड दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, वापस से बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। सो क्वेश्चन, क्योंकि आपको कांस्य जो युग है, ब्राउन एज है, उससे पूछा जा सकता है। इजिप्ट और मेसोपोटामिया दोनों में से एक आपको अटेम्प्ट करना होगा एग्जाम में। हड़प्पा और जो आपका सियांग है या चाइना जिसको बोला सिविलाइजेशन बोला जाता है, सभ्यता बोला जाता है, उसमें से पूछा जाएगा। एंड सोर्सेज के बारे में पूछा जाएगा, स्रोत के बारे में पूछा जाएगा। तो स्रोत के बारे में पूछा जाएगा तो स्रोत में आप क्या क्या सोर्सेज में क्या क्या लिख सकते हो, क्योंकि बार में मैं आपको यही बता रही हूँ कि क्वेश्चन का जो डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें लिखा करो, तभी मार्क्स मिलते हैं। एंड आलतू फालतू चीज़ें लिख के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका कांस्य युग, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपको यही पूछा जाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको यही पूछा जाएगा कि कांस्य युग के बारे में जो आपको बताना है, या तो उसको परिभाषित करना है, या उससे पूछा जाए तो उसको परिभाषित कैसे करोगे। सो कांस्य युग की परिभाषा क्या है आपको? कांस्य युग जो है ये ऐतिहासिक काल है, जिसको हम लोग ब्राउन एज भी बोला जाता है, जो कि मानव के कांस्य जो आपको किस दो चीज़ों से बनता है, तांबा प्लस टिन से बनता है, ठीक है। कॉपर प्लस टिन से बना होता है। और बने हुए औजार को हथियारों का व्यापक रूप से जो प्रयोग करना शुरू किया गया, उसी को कांस्य युग कहा गया था। टाइम पीरियड पूछा जाता है, काल जो अवधि है इसका पूछा जाएगा लगभग कितना से कितना था। तो अगर वर्ल्ड लेवल पे, विश्व में देखोगे तो आप तो 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। 1000 से लेके 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगर भारत में देखोगे तो आपको कब से कब है, जो यहाँ पे 3300 ईसा पूर्व से लेके आपको 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये टाइमलाइन वहाँ पे भी आप लिख के आओगे, पहले डिफाइन कर दोगे, परिभाषित कर दोगे, फिर इसके बाद टाइमलाइन लिखोगे। एंड देन इसमें आपको इमर्जेंस पूछा जा सकता है, तो कांस्य युग का जो उद्भव पूछा जाएगा या फिर उसका विकास पूछा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी आपका ऑलरेडी आ चुका है, और अगर पूछा जाएगा तो भी आप कैसे लिखोगे, ऐसी हेडिंग डालोगे एकदम बोल्ड लेटर में और उसको अंडरलाइन करोगे। सो कांस्य युग का उद्भव अगर पूछा जाए तो अचानक नहीं हुआ था, बल्कि एक क्रमिक विकास प्रक्रिया है, परिणाम था इसका, ठीक है। तो अगर पूछा जाए इंग्लिश में भी इसको लिखोगे कि आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड था, ऐसे एकदम स्ट्रक्चर में चीज़ें आई थी, रैंडम ये इवेंट नहीं हुआ था। इसमें अगेन अब इसके प्रोसेस को लिखोगे कैसे इमर्ज हो रहा है। सो पहला आपका था ताम्र युग से कांस्य युग की ओर जो आपको संक्रमण, ठीक है, इसका जो प्रोसेस पड़ता है, पहले आपको ताम्र था, फिर उसके बाद कांस्य युग आता है। सो प्रारंभ में मानव जो है तांबे यूज़ करते थे, कॉपर का यूज़ किया करते थे। सो तांबा जो है आपको नरम होने के कारण टिकाऊ नहीं होता था। तो अभी भी अगर कॉपर वायर अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता, उसमें मजबूती नहीं होती है, बहुत जल्दी आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो इसको क्या इन्होंने किया, प्रयोग के दौरान तांबे में टिन मिलाने से कांस्य का जो है आविष्कार हुआ था। क्योंकि उसमें जो चीज़ें हैं वो इसमें लॉन्ग टाइम के लिए इसको नहीं बना के रख सकते हो, आपको जो तांबा से बना हुआ चीज़ होता है। तो इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने क्या मिक्स करना शुरू कर दिया, टिन को मिलाना शुरू किया। उसी से आपका क्या बनता है, कांस्य बना था, ब्रॉन्ज बना था। तो कांस्य अधिकतम मजबूत, टिकाऊ और उपयोगी सिद्ध हुआ था। सेकेंड आप लोग लिखोगे कांस्य युग के बारे में, जो धातु कर्म, मेटलर्जी जिसको बोला जाता है, उसका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, जिसमें आग पर नियंत्रण और भट्टियों का विकास हुआ। इसमें आयस्क को गलाने की तकनीक, मतलब जो है मेटल्स जो है उसको कैसे गलाया जाता है, उसको कैसे आपको मेल्ट किया जाता है, ये प्रोसेस सीखा गया। धातु को ढालने की, उसको कास्टिंग बोला जाता है, कला। तो धातु को ढाल के अगर आप देखोगे तो उसी से आपको कोई जो है स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं, जो मूर्ति बनाई जाती है, वो उसको ही कास्टिंग बोला जाता है। थर्ड है आपको कांस्य युग का विशेषता जो अगर पूछा जाएगा तो दैट इज कृषि, जो आपको अधिशेष मतलब एग्रीकल्चर सरप्लस। इसमें देखा जाए तो कांस्य युग में, ब्रॉन्ज एज में आपको तभी आप जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हो तो देखते हो कि यहाँ पे व्यापार बहुत आपको जो है ट्रेड बहुत ज़्यादा आपको फेमस हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा अधिक आपको बेहतर औजार की वजह से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, और इसमें आपको अनाज का जो है भंडारण होगा, उसको स्टोरेज करना शुरू किया जाएगा, इससे आपको जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो जहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी होती है, जहाँ पे आपको ईजिली चीज़ें मिल जाती, खाने के लिए मिलती है, रिसोर्सेज होते हैं, वहीं पर आप जनसंख्या, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो कि भारत में अगर आप खासकर देखोगे तो जो गंगा वाला बेल्ट वाला एरिया, जहाँ पे यूपी बिहार वाला पोर्शन है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है आपको कंपैरिजन टू अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखोगे। क्यों देखोगे, क्योंकि इस वाले एरिया में एकदम फर्टाइल लैंड है, जिसकी वजह से आपको खेती बाड़ी अच्छी होती है और यहीं पे आपको जनसंख्या ज़्यादा मिलती है। अस्थायी बस्तियों का विकास मतलब परमानेंट हाउस का भी डेवलपमेंट होता है। फोर्थ पॉइंट आपका व्यापार और संपर्क। सो कांस्य युग में आपको निर्माण हेतु टिन दुर्लभ था,
दूर दराज क्षेत्रों से जो इसका व्यापार आरंभ किया गया। सो हर जगह आपको जो टिन है वो नहीं है, क्योंकि जब कांसे ब्रॉन्ज एज देखते हैं हम लोग तो कॉपर आपको भले आपको जो खेतरी माइन है जो कि आपको कहाँ पर राजस्थान में, वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल थी, बट उसको बनाने के लिए, ब्रॉन्ज बनाने के लिए आपको टिन की भी ज़रूरत पड़ती थी। तो टिन इतना ईजिली नहीं मिलता था और ऐसा बोला जाता है कि अफगानिस्तान से टिन को मंगाया जाता था। सो इसी से आपका व्यापार का भी जो और ज़्यादा स्ट्रांग होता है, व्यापार मार्गों का भी विकास होता है। सामाजिक संगठन कैसा था, आपको सोसाइटी कैसा था, तो श्रम विभाजन था, इसमें कारीगर होते थे, किसान होते थे, व्यापारी होते थे। सत्ता और प्रशासन की आवश्यकता थी और संगठित समाज होता था। एकदम स्ट्रक्चर्ड जो है सोसाइटी बनाने की, निर्माण करने की बात की गई है। कांस्य युग की प्रमुख सभ्यता। तो अब पूछा जाएगा आपको ब्रॉन्ज एज में कौन कौन से अलग अलग सभ्यता थे, कहाँ कहाँ कौन सी सभ्यता थे। तो पूरे विश्व स्तर पर देखना, क्योंकि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पेपर है, इसमें वर्ल्ड एंशिएंट हिस्ट्री है, तो इसमें बाकी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो भारत में आपको कांस्य युग में कौन सा सभ्यता चल रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इस जिसको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उन्नत नगर योजना के नाम से या जल निकासी व्यवस्था के नाम से, वेल डेवलप्ड सिटीज़ या प्लान सिटीज़ बोलो, या ड्रेनेज सिस्टम के इसकी विशेषताएं थी। सेकंड आता है आपको मेसोपोटामिया। इस सभ्यता का कौन कौन सा चीज़ें था, तो टिग्रिस आपको यूफ्रेटस नदी के ये निकट पे बना हुआ था। इसमें आपको किलाक्षर, ठीक है, लेखन प्रक्रिया इसकी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। थर्ड आता है आपको मिस्र, जिसको हम लोग इजिप्ट सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये नील नदी के सामने थी और पिरामिड के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता था। फोर्थ आता है आपका चीन की सांग सभ्यता या चाइना की सांग सभ्यता। फिफ्थ है आपको एजियन सभ्यता, जो कि मियोन और माइसिन सभ्यता भी इसको बोला जाता है। अब विशेषताएं अगर पूछा जाएगा, ये तो आप पूरा डिटेल में एक तो डिफाइन कर दोगे, फिर बताओगे इसमें आपको कि क्या क्या चीज़ें जो है आपको किस तरह से चीज़ें मिली है, क्या क्या ऐसे इस तरह की चीज़ें थी जिसकी वजह से आपको ये सब सिविलाइजेशन बनता है, जिसमें आपको कृषि के बारे में बता सकते हो, व्यापार के बारे में बता सकते हो। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मेटलर्जी के बारे में, धातु निर्माण के बारे में बता सकते हो। तो ये सारी पॉइंट्स वहाँ पे आपको लिखने होंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन जाएगा विशेषता। अगर पूछा जाएगा तो विशेषता ही लिखोगे, उसमें उल्टी पुल्टी चीज़ें नहीं लिखोगे आप। सो इसका विशेषता भी देख लेते हैं, कांस्य युग का प्रमुख विशेषता। तो ये अलग से क्वेश्चन भी हो सकता है और अटैच क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। विशेषता अगर पूछा जाएगा, सिग्निफिकेंस या फीचर्स पूछा जाएगा। सो पहला क्या था इसका, तकनीकी प्रगति, और टेक्नोलॉजिकली काफ़ी डेवलप था आपका। कांस्य के औजार और हथियार मिलते हैं, हल, कुल्हाड़ी, भाले, तलवार, ये सब सारे मिलते हैं। युद्ध क्षमता में वृद्धि थी इनकी। सेकंड में अगर देखा जाए तो नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, इसको ही पहला अर्बनाइजेशन भी तो बोला जाता है। भारत में अगर पूछा जाए कि पहला अर्बनाइजेशन कब हुआ था, शहरीकरण, नगरीकरण कब हुआ था, तो सिंधु घाटी सभ्यता को बोला जाता है। योजनाबद्ध आपको नगर बनाने की बात की गई थी। पक्की सड़क होते थे, जल जो आपको वाटर स्टोरेज सिस्टम कैसा होना चाहिए, या फिर आपको ड्रेनेज कैसे सिस्टम होना चाहिए। पक्की सड़कें मतलब जो वेल डेवलप्ड रोड भी बनाने की बात की गई थी। थर्ड में आता है आपका लेखन का विकास, प्रशासन और व्यापार हेतु लेखन। तो भारत में भले आपको देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिखी हुई चीज़ें आज हम डिसिफर नहीं कर पाए, बट लिखी तो उस टाइम पे भी जा रही थी। बाकी सभ्यता में लिखने की जो है प्रक्रिया चल रही थी। कर व्यवस्था बहुत अच्छा था, टैक्सेशन सिस्टम अच्छा था। ऐतिहासिक अभिलेख, जो अभिलेख भी आपको इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं। फोर्थ है आपको अगर पूछा जाएगा विशेषता के बारे में, तो व्यापार और अर्थव्यवस्था, अस्थायी एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब बार्टर सिस्टम भी था, जिसमें एक सामान के बदले हम दूसरे सामान लोगों से लेते। और जो आपको कॉइनिस के बारे में पूछा जाए तो इसका प्रारंभ हो चुका था, बट लेकिन अगर पूछा जाए तो वैसे तो आपको पंचमार्क कॉइन आपको मौर्यन समयकाल में मिलता है। फिफ्थ है आपको सामाजिक संरचना। सो समाज में कैसा चीज़ें था उसका अगर विशेषता पूछा जाए तो वर्ग विभाजन था उसमें, जिसके शासक वर्ग भी था, पुरोहित वर्ग भी था, व्यापारी भी था, और कारीगर भी था, और श्रमिक भी था। सो सिंधु घाटी के बारे में अगर देखा जाए तो पुरोहित के बारे में प्रिस्टली क्लास था कि नहीं था उतना तो हमें नहीं मिलता, या फिर राजा था, बट क्लास वर्गीकरण तो था। क्योंकि अगर आप सिटाडेल वाला देखोगे, एक जगह आप देखते हो कि ऊंचा घर मिल रहा है, एक जगह आपको नीचा घर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक जगह व्यापारी लोग रहा करते होंगे जो ज़्यादा पैसे वाले होंगे, और एक जगह आपको जो कॉमन पीपल होते हैं वो रहते होंगे। लेकिन अगर पूरे विश्व स्तर पर पूछा जाएगा आपको तो वर्ग विभाजन था। जैसे कि अगर चाहे आपको मिस्र के बारे में पूछा जाए, चाहे आपको मेसोपोटामिया के बारे में पूछा जाए, वहाँ पे शासक वर्ग थे, पुरोहित वर्ग थे, व्यापारी थे, कारीगर थे, और श्रमिक थे। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, राजनीतिक संगठन कैसा था, नगर राज्य था, मतलब क्योंकि अर्बन टाउन प्लान सिटी है। राजतंत्र का उदय होने का जो है वो साक्ष्य मिलता है। कानून और दंड व्यवस्था भी रही होगी। धार्मिक विश्वास को लेकर देखा जाए तो रिलीजियस कंडीशन कैसा रहा था आपको ब्रॉन्ज एज में, तो प्रकृति की पूजा होती थी, मतलब नेचर वर्शिप जो इसको माना जाता था। देवताओं की अवधारणा भी थी बहुत ज़्यादा। अगर देखोगे तो मदर गॉडेस का रेफरेंस मिलता है। और सिंधु घाटी में अगर आपको देखा जाए तो इवन जो आपको प्रोटो शिवा जिसको बोला जाता है, आपको पशुपतिशील होता है, वो भी मिला है। बट मंदिर निर्माण का कोई साक्ष्य आपको सिंधु घाटी में नहीं मिलता। लेकिन मिस्र जैसी सभ्यता के बारे में अगर आप देखोगे, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में देखोगे, या मेसोपोटामिया देखोगे, तो वहाँ पे आपको जो मंदिर निर्माण जैसी चीज़ों के बारे में रेफरेंस मिलता है। पुरोहित वर्ग का प्रभाव,
प्रिस्टली क्लास का भी प्रभाव था। अब सिग्निफिकेंस क्या था, विशेषता मैंने आपको बताया था, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, क्यों आप ब्राउन एज के बारे में पढ़ते हो। सो देखा जाए तो पहला क्या है, सभ्यता का नींव है। कांस्य युग जो है उसको संगठित समाज है, प्रशासन के बारे में आपको जानकारी मिलती है, कानून व्यवस्था का नींव रखा गया था यहीं पे। दूसरा आपका राज्य व्यवस्था का विकास होता है, पहली बार शासक वर्ग का उभरना, कर संग्रह के बारे में, सेना संगठन का रेफरेंस मिलता है। थर्ड, ये सांस्कृतिक विकास का भी हम उल्लेख मिलता है, कला और शिल्प के बारे में, चाहे आपको कला के बारे में देखा जाए तो टेराकोटा का यूज़ किया जा रहा था, या फिर आपको बहुत सारे आप देखोगे कि जो आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स मिले हैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता से, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को शो करता है कि आपको उस टाइम पे कल्चर काफ़ी डेवलप रहा होगा। मूर्ति कला के बारे में आपको मिलता है, आभूषण निर्माण के ऑर्नामेंट्स भी आपको मिले हैं। आर्थिक उन्नति का भी हमें इसमें जो है वो जो है इम्पोर्टेंस पता चलता है, जैसे कि व्यापार जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो काफ़ी वेल डेवलप था, चाहे आपको लोथल के फॉर्म में आप देखोगे वहाँ पर डॉकयार्ड मिलता है। उत्पादन में विशेषज्ञ जो आपको सरप्लस प्रोडक्शन का भी रेफरेंस मिलता है। विज्ञान और तकनीकी की प्रगति का, ये 5th पॉइंट में आप धातु कर्म के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में लिख सकते हो, मापतौल मतलब जो आपको मेजरमेंट सिस्टम के बारे में मिलता है। एक फिक्स रेशियो था कि इसी रेशियो में आपको क्या ईंटों का निर्माण किया जाएगा। कैलेंडर भी आपको मिलता है, कहाँ पे मिला है, तो ये आपको बाकी जो सभ्यता है वहाँ पे इन सारी चीज़ों का रेफरेंस मिला है। लेखन का इतिहास आरंभ, तो इतिहास लेखन का भी शुरुआत यहीं से देखा जाता है। प्रशासनिक अभिलेख भी मिला है, साहित्यिक और प्रारंभिक रूप से में मिला है, ठीक है। लोहों का जो युग मार्ग प्रशस्त, ठीक है। सो यहाँ पे भारत में तो लोहा का रेफरेंस नहीं मिलता आपको सिंधु घाटी सभ्यता में, बट जैसे कि आपको कांस्य मिल रहा है, बाकी सभ्यता में आपको लोहा का रेफरेंस मिलता है। कांस्य युग का पतन कैसे हुआ था, जो ब्रॉन्ज एज है उसका अगर पूछा जाए डिक्लाइन कैसे हुआ था, तो टीन की कमी आई होगी, ठीक है। प्राकृतिक आपदा आ सकती है, नेचुरल फैक्टर हो सकता है आपको, चाहे उसमें आपको जो नेचुरल में कुछ भी हो सकता है, अर्थक्वेक आया होगा, फ्लड आया होगा, आक्रमण हो सकता है, बाहरी आक्रमण हो सकता है, कोई इस पर आक्रमण किया होगा, आंतरिक संघर्ष भी हो सकता है, आपको अपने आप में ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो, इंटरनल मैटर आपको जो राइज होना शुरू हो गया होगा। लोहों का युग का उदय, अब जो आप देखोगे ना, जब जनपद पढ़ते हो उसमें देखोगे लोहों का जो है यूज़ करना शुरू होता है, तो ये भी आपका डिक्लाइन का कारण बना था। अब यहाँ से कंक्लूजन को कैसे लिखोगे, सो कांस्य युग जो है मानव इतिहास का एक क्रांतिकारक चरण था। इस युग में मानव को आदिम जीवन से निकलकर संगठित, विकसित और जो आपको एकदम वेल स्टेब्लिश समाज की ओर लेके गया था, लेखन और ये सब हर सारी चीज़ों के इस, तो ऐसे करके आप इसको क्या कर दोगे, कंक्लूड कर दोगे। सो ये पहला पार्ट था। नाउ सेकेंड आता है कि अब जो है आपको अलग अलग सिविलाइजेशन पे सवाल पूछा जा सकता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता पे बार बार बोलने में अब चीज़ें आपको अवेलेबल है, वहाँ पे जाके एक बार रिवाइज कर लो। जरूरी नहीं कि आपको बस सोसाइटी के बारे में पूछा जा सकता है, हो सकता है पॉलिटिकल कंडीशन पूछ दिया जाए, हो सकता है धार्मिक नीति पूछ दिया जाए, या फिर होप को पूछा जाएगा कि वहाँ पे लोग व्यापार कैसे करते थे, तो वो सारी चीज़ें उसी वीडियो में है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि मेसोपोटामिया के साथ आपको जो है वो मिस्र सभ्यता भी पूछा जा सकता है, तो मेसोपोटामिया लिखो या मिस्र, दोनों में से एक पे लिखना है, दोनों लिख के नहीं आना, ठीक है। जैसे कि आपको हड़प्पा के साथ चाइनीज़ वाला पूछा जा सकता है, तो हड़प्पन लिख के आना, ठीक है। सो मेसोपोटामिया में आर्थिक या सामाजिक स्थिति कैसी थी, वो सवाल अगर आता है तो कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अगर इंट्रोडक्शन लिखोगे, भूमिका लिखोगे। सो मेसोपोटामिया सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक मानी जाती है। मेसोपोटामिया शब्द जो है वो कैसे बना हुआ, यूनानी मतलब ग्रीक शब्द से बना हुआ, जिसका मतलब होता है मेसोस मतलब बीच और पोटामस मतलब नदी। सो बीच लैंड मतलब नदी के बीचों में लगा हुआ था, पोटामस जो है वो नदी का नाम है, से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। जो दो नदी, जैसे कि भारत में उसको द्वाब बोला जाता है, जो दो लैंड नदी के बीच में एरिया होता है, वैसे उसको वहाँ पे ग्रीक में, यूनानी भाषा में क्या बोला जाता है, मेसोपोटामस बोला जाता है। ये सब सभ्यता कहाँ पे था, आपको टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के बीच में विकसित हुआ था। यह आपको सुमेरियन, अकदियन और जो आपको बेबी लियोनियम, ठीक है, और एसिरिनियन संस्कृति फली फूली थी इसी आसपास में। सो मेसोपोटामिया की सामाजिक और आर्थिक अगर देखा जाए, आपको संगठित समाज था, राज व्यवस्था थी, व्यापार था, कानून था और श्रम विभाजन की नींव रखी गई थी। अब मेसोपोटामिया की समाज कैसी थी, सामाजिक स्थिति, अगर आपको सवाल आता ना, अगर सवाल में आपको सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में पूछा गया, तो वहाँ पे आर्थिक स्थिति लिख के नहीं आओगे, उससे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर आर्थिक पूछा गया तो वहाँ पे सामाजिक लिख के नहीं आओगे, क्योंकि कुछ भी लिख के आने से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। जो सवाल में पूछा गया वही लिख के कोशिश करो, वही चीज़ें लिख के आने की। तो सामाजिक संरचना कैसी थी, आपको मेसोपोटामिया समाज में आपको वर्ग आधारित था, मतलब क्लास सिस्टम था। समाज को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। उच्च वर्ग, जिसको एलीट क्लास के बोला जाता है, जिसमें आपको राजा, पुरोहित, उच्च अधिकारी, जो आपको हाई पोस्ट जो
एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो उनको रखा जाता था, और बड़े भू स्वामी होते थे, जो लैंड लॉर्ड्स होते थे, उनको रखा जाता था। तो अगेन इसको एलिट क्लास, जिसको उच्च वर्ग बोला गया, यह वर्ग आपको सत्ता, धर्म, भूमि का स्वामी होता था, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। तो ये सारी चीज़ें लिखना है आपको। जो पहला वर्ग जिसको हमने एलिट क्लास बोला या उच्च वर्ग बोला, उसमें आपको ज़्यादातर जो हाई पावर वाले लोग होते थे, जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करते थे, आपको रिलीजियस मैटर को कंट्रोल करते थे, लैंड उनके अंडर कंट्रोल में होता था, और राजा को किस चीज़ का, ईश्वर का जो है वो प्रतिनिधि माना जाता था, मतलब मैसेंजर राजा को देखा जाता था। तो सेकंड जो आपका क्लास आता है वो आता है मध्य वर्ग, जिसमें आपको व्यापारी, कारीगर, लिपक मतलब जो स्क्राइबर होते थे जो लिखते थे, और सैनिक जो कि आपको मिलिट्री से रिलेटेड होते थे। तो ये वर्ग समाज की आर्थिक रीढ़ होती थी, व्यापार, प्रशासन इसी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। एलीट क्लास में तो आपने देख लिया कि पावर्स कंट्रोल करना किया जाता है, बट ये वाला जो वर्ग है आपका सेकंड मध्य वर्ग जो है, इनका बहुत बड़ा रोल होता था कि अगर ये वर्ग आपको प्रॉपरली टैक्स ना दे तो सारी चीज़ें, या फिर सेना आपको काम ना करे, तो ये कहीं ना कहीं इसको रीढ़ की हड्डी मानी गई है। थर्ड आता है आपको निम्न वर्ग, जिसको किसान, मजदूर और दास चलाते थे। सो ये लोग कठिन श्रम करते थे और सामाजिक अधिकार के जो है आपको उसको बचा कर रखते थे। सो निम्न वर्ग का भी बहुत बड़ा काम था। अगर किसान खेती ही नहीं करेंगे, मजदूर लेबर जो काम नहीं करेगा, और स्लेव जो काम नहीं करेगा, तो सोसाइटी आपका नहीं चलेगा। सो हर वर्ग का अपना अपना रोल था। सो ये तीनों वर्ग के बारे में लिख के आओगे। अब इसमें आपको परिवार व्यवस्था, क्योंकि सोसाइटी के बारे में लिखना है, तो परिवार का व्यवस्था कैसा था मेसोपोटामिया में? तो मेसोपोटामिया में आपको समाज पितृसत्तात्मक था, मतलब पैट्रियार्कल था। सोसाइटी मेल डोमिनेटेड था। परिवार का मुखिया पुरुष को ही माना जाता था। विवाह सामाजिक और आर्थिक संस्था के बारे में बात की जाती थी। बहुविवाह प्रचलित था यहाँ पे, विशेषकर अमीर वर्ग में। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो महिलाओं की स्थिति, अगर वुमेन कंडीशन पूछा जाए, तो स्त्री को जो सीमित अधिकार दिया गया था, लिमिटेड राइट्स मिले हुए थे। वह संपत्ति रख सकती थी और व्यापार कर सकती थी, परंतु पुरुष के अधीन थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकती थी, उनके पास प्रॉपर्टी राइट है, इवन जो है ट्रेड भी कर सकती है, बट वो किसी जो है मेल मेंबर के अंडर कंट्रोल में ही सारी काम करेंगी। तलाक के अधिकार के पुरुष के पक्ष में अधिकतम होता था। दास प्रथा कैसा था? ये सोसाइटी में, ये भी स्लेव सिस्टम भी लिखोगे। सो किसके बारे में बात कर रही हूँ अभी मैं? मेसोपोटामिया के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो दास प्रथा आपको समाज का अभिन्न अंग माना, मतलब इंटीग्रल पार्ट था, इसको अलग नहीं देख सकते हो। सिलेब्रिटी सिस्टम आपको मिलता है। युद्धबंदी, आपको ऋण ना चुका पाने पर लोगों को दास बनाया जाता था। अगर मान लो कोई वॉर हुआ कहीं पे और उस वॉर में लोगों को कैप्चर किया गया, तो उन लोगों को आपको स्लेव बनाया जाता था। और कोई इंसान अगर मान लो कि लोन लिया है और वो पैसा नहीं चुका पाता है, तो उसको भी दास बना दिया जाता था। दासों से कृषि, घरेलू निर्माण कार्य कराए जाते थे। अब दास को जो बनाया जाता था, स्लेव बनाया जाता, वो काम क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे। जो आपको घर हाउस होल्ड का काम होता तो वो करवाया जाता था, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता तो उनसे वही काम करवाया जाता था। दासों को कुछ कानूनी जो संरक्षण प्राप्त था। शिक्षा और ज्ञान का कैसा रहा था मेसोपोटामिया में? तो शिक्षा मुख्यतः आपको लिपि, स्क्राइब्स लिखे जाते थे। किलाक्षर, क्यूनिफॉर्म जो लिपि लिखन सिखाया जाता था। गणित, खगोल, विज्ञान, कानून, व्यापार की शिक्षा की दी जाती थी। विद्यालयों में जो आपको एडुब्बा कहा जाता था, विद्यालयों को हाँ एडुब्बा बोला जाता था, ये भी पॉइंट लिख सकते हो। धार्मिक जीवन कैसा था? तो ये भी सामाजिक वाले में लिख सकते हो आप। तो धार्मिक जीवन मेसोपोटामिया का बात करिए तो समाज आपको अत्यंत धार्मिक था। ठीक है, बहुदेवता प्रचलित था, मतलब पोलो जो आपको पोलोथिज्म है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे देवताओं के बारे में आप रख सकते हो अपना, जो आपका जो भी विचारधारा है। प्रत्येक नगर का अपना एक संरक्षक देवता होते थे। मंदिर होता था। सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को केंद्र माना जाता था। तो ये मैंने आपको सोसाइटी बता दिया मेसोपोटामिया का। अब मेसोपोटामिया का अगर आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन पूछा जाता है तो ये भी सवाल स्किप करके मत आना। तो कृषि व्यवस्थित था। अब देखो ये पॉइंट्स ना, अगर आपको मान लो मेसोपोटामिया की जगह पे सिंधु घाटी सभ्यता है, पॉइंट एक चीज़ नोटिस करते जाना, लिखना वही है। ठीक है, आपको हेडिंग सब हेडिंग वही डालना है, बट वहाँ पे अब जैसे कि आप सिंधु घाटी सभ्यता लिखोगे तो भारत के संदर्भ में लिखोगे, बट मेसोपोटामिया लिखोगे तो मेसोपोटामिया के संदर्भ में लिखोगे। तो अगर मान लो कि आपको यहाँ सवाल में चेंज कर देती हूँ, मैं पूछती हूँ कि सिंधु घाटी का आपका आर्थिक स्थिति कैसा था, तब भी आप कृषि के बारे में लिखोगे। ठीक है, तो अब मेसोपोटामिया है तो मेसोपोटामिया में कैसा कृषि रहा होगा? तो मेसोपोटामिया अर्थव्यवस्था जो आधार है वो कृषि पर आधारित था। टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बाढ़ से भूमि का उपजाऊ होता था। अब यहाँ पे टिग्रिस और यूफ्रेटिस के जगह पे अगर आप क्या बोलोगे? सिंधु नदी और रावी हो गया, घग्गर हो गया, या सरस्वती नदी हो गया, उनके ही पानी से सिंचाई किया जाता था। तो ये आप सिंधु घाटी में वही सारी चीज़ें लिख सकते हो। सिंचाई नहरों का विकास किया था। इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया गया था। प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? तो अगर सिंधु घाटी में भी लिखोगे तो फसलों का नाम लिख के आना। तो प्रमुख फसल कौन कौन सी थी आपको सिंधु घाटी उसकी मेसोपोटामिया की? तो जौ, गेहूँ, तिल और खजूर। भूमि
स्वामित्व। अब लैंड किसके अंडर कंट्रोल में होता था, जो ज़मीन है उसको कौन कंट्रोल करता था, तो जो भूमि राजा, मंदिर और सामंत के पास होती थी। तो उस टाइम पर आपको फ्यूडलिज्म का मेसोपोटामिया में रेफरेंस मिलता है। फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, किसान भूमि पर काम करते थे और कर देते थे। पशुपालन कैसा था, डोमेस्टिकेशन कैसा था, तो भेड़, बकरी, गाय, ऊँट पाले जाते थे। ऊन, दूध और चमड़ा अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता। तो ये इसमें भी आप लिख सकते हो, सिंधु घाटी वाले में भी पॉइंट में लिख सकते हो। उद्योग और शिल्प कैसा था आपको, जो आर्ट फॉर्म्स के कैसे थे, कल्चर कैसे थे, या फिर आपको जो इंडस्ट्री कैसे थे। सो मेसोपोटामिया में अनेक उद्योग का जो रेफरेंस मिलता है, जैसे कि मिट्टी का बर्तन बनाने का उद्योग था, वस्त्र निर्माण का था, मतलब टेक्सटाइल का था, धातु का था अर्थात मेटलर्जी का था, तांबा, कांस्य बनाया जाता था, आभूषण निर्माण, ऑर्नामेंट्स बनाया जाता था। अब यहाँ पे व्यापार के बारे में देख लो। मेसोपोटामिया का व्यापार जो अत्यंत विकसित था। भारत इसमें इवन सिंधु घाटी में भी यही पॉइंट लिखोगे। आंतरिक व्यापार मतलब इंटरनल ट्रेड होता था, नगर के बीच में वस्तु आदान प्रदान किया जाता, जिसमें अनाज, ऊन, वस्त्र और होती थी। विदेशी व्यापार भी होता था। तो विदेशी व्यापार जो है मेसोपोटामिया वाले लोग किन किन से करते थे, सिंधु घाटी से करते थे, मिस्र से करते थे, ईरान से करते थे, अनातोलिया से करते थे। आयात कैसा होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किन किन चीज़ों का होता था, तो लकड़ी का मतलब ऊड, पत्थर। निर्यात किस किस चीज़ का होता था, वस्त्र, अनाज और शिल्प वस्तुओं का। मुद्रा और जो आपको विनिमय जो बार्टर सिस्टम था वो कैसा था। सो प्रारंभ में यही चीज़ें पॉइंट्स हैं, देख लेना इसको एक बार। टैक्सेशन पूछा जा सकता है, टैक्सेशन को आप इकोनॉमिक्स वाले में लिख के आना, छोड़ के मत आना। सो कर आपको कौन कौन चीज़ों पे किया जाता है, कर अनाज पे लगाया जाता था, पशु पे लगाया जाता था। कर जो आपको राज्य पे, मंदिर पे दिया जाता था, और कर से जो आपको सेना और निर्माण प्रशासन चलाया जाता था, क्योंकि वो वही उसी पैसों से जो है आपको सारी चीज़ों को, जितने भी उसमें लोग होते थे उनको सैलरी उसी से दी जाती थी। कानून और अर्थ सामाजिक नियंत्रण कैसे होता था। सो यहाँ पे हम रूबी करके संहिता दिया है, जिसमें आपको विश्व का पहला लिखित कानून संग्रह में बोला जाता है। आँख के बदले आँख का सिद्धांत था। कहाँ पे, ये मेसोपोटामिया का कल्चर बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स थे। सामाजिक वर्ग के अनुसार दंड अलग अलग होते थे। संपत्ति, व्यापार, विवाह, दास प्रथा से संबंधित नियम भी थे। ये कानून आपको सामाजिक और आर्थिक नियंत्रण करने में मदद करता था। नगर जीवन और अर्थव्यवस्था कैसा था मेसोपोटामिया का, तो नगर व्यापार और प्रशासन के केंद्र में था। बाजार होता था, मंदिर होता था, महल होते थे। नगर में श्रम विभाजन स्पष्ट था। सगर जॉब को, शहरी जीवन के आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता था। सामाजिक आर्थिक जीवन का महत्व, अब यहाँ पे महत्व उसको देख सकते हो। मैं ऑलरेडी मैंने सामाजिक आपको बता दिया कैसे कैसे महिलाओं का क्या कंडीशन था, दास प्रथा थी कि नहीं, ये सब चीज़ें मैंने बता दी आपको। अब यहीं से क्या करोगे, इसको, ये पूरे क्वेश्चन को निष्कर्ष, यहाँ का कंक्लूजन लिखोगे। तो मेसोपोटामिया सभ्यता आपको सामाजिक आर्थिक स्थिति अत्यंत संगठित, विकसित और प्रभावशाली थी। यहाँ वर्ग आपको विभाजन, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, व्यवहारिक नेटवर्क था आपको, जो मतलब ट्रेडिंग सिस्टम था, कानून व्यवस्था था, और शहरी जीवन थी। ये सारे पॉइंट्स को एकदम शॉर्ट में क्या करोगे, इसको निष्कर्ष में लिख दोगे। इसके बाद जो आता है आपका विश्व में प्राचीन सभ्यताओं का समझने का स्रोत। अब ये सोर्सेज वाला क्वेश्चन मैं आपको या तो लॉन्ग में पूछा जाएगा या शॉर्ट में पूछा जाएगा। अगर लॉन्ग में पूछा जाता तो भी बना के आना, शॉर्ट में पूछा जाएगा तो भी बना के। अब जब स्रोत पूछा जाता, सोर्सेज पूछा जाता ना, तो सोर्सेज में लिखना क्या होता है। भूमि का इंट्रोडक्शन लिखोगे तो विश्व को, प्राचीन सभ्यता को, जैसे कि चाहे मेसोपोटामिया के बारे में देखो, या फिर आप इजिप्ट जिसको मिस्र बोलते हो, सिंधु घाटी सभ्यता, चीनी, यूनानी सभ्यता, इसको अध्ययन करने के लिए हमारे पास कोई प्रत्यक्ष जीवित साक्ष्य नहीं है, ठीक है। कोई जिंदा तो नहीं है कि आपको बताने के लिए कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता देखा है। कोई ऐसे तो नहीं है कि इंसान वहाँ पे जिंदा पड़ा हुआ था जो आपको आके कहानी सुना रहा है। हम किसी न किसी स्रोत के जरिए ही उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इतिहासकार जो विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपको भौतिक, साहित्यिक, अभिलेखीय और वैज्ञानिक स्रोत, मतलब साइंटिफिक जो आपको सोर्सेज है उस पर हम लोग निर्भर होते हैं। तो ये प्राचीन जो है मानव सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन को समझने में हमें सहायता करता है। तो पहला जो आपको कौन सा सोर्स हो सकता है, तो पुरातात्विक। अगर आपको याद है हिस्ट्री माइनर में मैंने आपको बताया था आर्कियोलॉजिकल, पुरातात्विक और लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत। तो अब यहाँ पे आप जब लिखोगे तो कौन कौन सी चीज़ें लिख सकते हो। सो पुरातात्विक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण है आपको विश्व में माने जाने वाले, अब क्या सब लिख सकते हो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, उत्खनन से जो चीज़ें हम एक्सकवेशन से निकालते हैं उससे जो प्राप्त होती हैं उसके अवशेष। इसमें क्या हो सकता है आपको नगर का खंडहर, जो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में देखोगे तो जो टाउन्स है वो दिखते हैं आपको, बिल्डिंग्स जो उसके टूटे हुए बिल्डिंग्स है, उसी से तुम्हें पता चलता है कि कोई सभ्यता रहा होगा। मकान, सड़कें और नालियाँ जो दिखती हैं, दुर्ग मतलब आपको फोर्टिफाइड चीज़ें मिल रहा है, महल मिल रहा है, मंदिर मिल रहा है। उदाहरण आपको मोहनजोदड़ो में आपको हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। उर और उरुक जो आपको मेसोपोटामिया वहाँ पर भी मिलता है। पिरामिड कहाँ पर मिल रहा है, मिस्र में मिल रहा है।
दूसरा जो है आपको आर्कियोलॉजिकल, अगर पुरातात्विक बोला जाए तो उसमें आपको औजार और हथियार, जो पत्थर, कांस्य और लोहे के बने हथियार हैं, जो आपको वेपन्स है, टूल्स है, उससे पता चलता है। कृषि का उपकरण, मान लो आपको कोई जो हल जोतने वाला कुछ मिल रहा है तो उससे हम पता कर सकते हैं कि उस टाइम पे ऐसा कुछ रहा होगा। युद्ध का कोई अस्त्र शस्त्र है तो उससे भी पता चल सकता है। मूर्तियों और कला, ये भी आपको आर्कियोलॉजिकल में ही आएगा। जो आपको स्कल्पचर है, जो पेंटिंग्स हैं, वो भी आपको इसी चीज़ में आएंगी। देवतियों की मूर्ति, अगर देवताओं का मूर्ति मिल रहा है आपको, सील्स मिल रहे हैं जिसको मोहरे बोला जाता है, चित्रकारी कोई पेंटिंग मिल रहा है तो ये भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में अगेन जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ वो लिखना है। आर्कियोलॉजिकल में उत्खनन से प्राप्त जो भी नगर खंडर मॉन्यूमेंट्स हैं वो लिखोगे। कॉइन्स अगर मिलता है आपको, मुद्राएं मिली हैं अगर आपको कोई, तो उसके बारे में लिखोगे। औजार पक्का पक्का लिख के आना है। मूर्तियों के बारे में भी लिखोगे। लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या चीज़ें हैं, सो इसमें आपको धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे कि मिस्र के बारे में। अब सिंधु घाटी सभ्यता में तो जो भी आपके पास साहित्यिक स्रोत है ना, वो तो हमें भाषा ही समझ में नहीं आया है। बट अगर बाकी सभ्यता के बारे में देखा जाए तो धार्मिक ग्रंथ है। मिस्र में आपको बुक ऑफ द डेड मिला है, ठीक है। मेसोपोटामिया में आपको मिला है क्या, गिलमेस महाकाव्य है आपको। भारत में आपको वेद उपनिषद मिलता है। चीन में आपको जो कॉन्फ्यूशियस के ग्रंथ है उससे हमें धार्मिक नीति के बारे में पता चलता है। ऐतिहासिक और अर्थ ऐतिहासिक ग्रंथ भी है, ठीक है, जिसको हम हिस्टोरिकल और आपको सेमी हिस्टोरिकल ग्रंथ बोलते हैं, बुक्स बोलते, टेक्स्ट बोलते हैं, जिसमें राजाओं की जीवन वृत्ति है, युद्ध का वर्णन है, प्रशासनिक विवरण के बारे में दिया गया। कानूनिक साहित्यिक, जो आपको लॉ सिस्टम वाला लिटरेरी सोर्सेज है, जिसमें आपको जो हम रॉबी संहिता है जो कि मेसोपोटामिया मिला है, इससे आपको संरचना, दंड व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। थर्ड जो आपको स्रोत लिखना है वो आपका है अभिलेखीय, मतलब एपिग्राफिक सोर्सेज, शिलालेख जो मिला है। सो पत्थर या धातु पर खुदे हुए लेख मिलते हैं आपको। राजाओं के विजयों का जो गाथाएं मिली है, जिसे उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो अशोक का शिलालेख है। मिस्र में अगर देखा जाए तो फिरौनी का अभिलेख है। लिपियाँ भी मिली है आपको, जिसको हम लोग स्क्रिप्ट्स बोलते हैं, जिसमें आपको किलाक्षर मेसोपोटामिया में मिला है। चित्रलिपि अगर देखा जाए आपको तो ये आपको मिस्र में मिला है। फोर्थ में आएगा आपको न्यूमिस्मेटिक, जिसको हम लोग कॉइन बोलते हैं, मुद्राएं बोलते हैं। तो ये भी, इससे भी हमें सोर्सेज पता चलता है। धातु से बने आपको मुद्राएं, जो मेटल से बने हुए कॉइन्स है, व्यापारिक प्रतीक है, शासकों का जो आपको रूलर्स की जो आकृतियाँ बनी हुई है। फिफ्थ में आप लिखोगे आर्किटेक्चरल सोर्सेज, जो वस्तुकला संबंधित स्रोत है, जिसमें मंदिर, पिरामिड, स्तूप, रंगमंच, ये सारे इसमें आ जाएंगे। मानव अवशेष और जो बायो एंथ्रोपोलॉजिकल सोर्सेज भी है आपको, जैसे कि कंकाल मिला है आपको, स्केलेटन मिला है, दांत मिला है, ममीज जो आपको पिरामिड्स में मिलते हैं, मिस्र में मिले हैं। इनमें से आपको स्वास्थ्य से, भोजन से, अब इससे पता कैसे चलता है, स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में पता चलता है, खान पान की व्यवस्था पता चलता है, जीवन कैसा रहा होगा। इवन जो आपको जो जिन्स के बारे में पता चलता, डीएनए के बारे में पता चलता है, कैसे उस टाइम पे लोग रहे होंगे। और सेवेंथ जो आपका सोर्सेज है, स्रोत है, वो पर्यावरण और भौगोलिक स्रोत है, जिसमें आपको नदियों, जलवायु, मिट्टी के प्रकार, ये सब सारी चीज़ें हैं। साइंटिफिक चीज़ें भी है, जैसे कि कार्बन डेटिंग से पता किया जाता है, डीएनए अध्ययन किया जाता है। ये सब आप चीज़ें अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। विदेशी यात्रियों का विवरण भी, तो जो ट्रैवलर्स के अकाउंट है उससे भी पता चलता है। हेरोडोटस के जो मिस्र का है, मेगास्थनीज भारत का, फाहियान, ये सब मैंने आपको हिस्ट्री माइनर में बताया था आपको। स्रोत की सीमाएं, लेकिन इसका कोई लिमिटेशन भी होता है, अगर लिखना चाहोगे तो उसको लिख सकते हो, वरना स्किप करो। निष्कर्ष यहाँ पे चीज़ों को लिखोगे कि आपको स्रोत कैसे किसी चीज़ों को, जैसे कि पुरातात्विक, साहित्य, अभिलेख और वैज्ञानिक स्रोत है, वो आपको सामूहिक अध्ययन में हम मदद करते हैं। और उसके अलावा जो एक आपको क्लियर रेफरेंस देता है, क्लियर पिक्चर देता है इतिहास को समझने में। सो ये आपका पूरा सोर्सेज था। एंड इसमें मैंने आपको मेसोपोटामिया भी बताया। देन आपको ब्राउन एज जो कांस्य युग का मतलब उत्पन्न, इमरजेंस कैसे हो रहा है, उसकी विशेषता क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। सो एकदम कम टाइम में आप सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो। बट जो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसको एक बार, 2 बार, 3 बार चीज़ों को देखो, रिवाइज हो जाएगा। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।